अब बात कर लेते हैं आपके फिजिकल कब और कहाँ कंडक्ट होंगे। प्लस है, किसी भी कैटेगरी से हैं, मेल है भाई साहब, आप सेफ जोन में हैं। दूसरा हम बात करते हैं कि आपकी इस एग्जाम में इस बार कंपटीशन कितना है। देखो पिछली बार 32 लाख लगभग फॉर्म भरे गए थे, तो अभी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हेलो एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री। होपफुली ऑल द स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल। जब से आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आंसर की रिलीज हुई है, मेरे पास लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हमारे इतने नंबर है, हमें फिजिकल के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपके ये डाउट आ रहे हैं कि मैम फिजिकल के नंबर और जो फाइनल मेरिट है उनके बीच में कितना अंतर होना चाहिए। लाइक कुछ स्टूडेंट्स ने एस्टिमेट लगा लिया है कि भाई मेरे इतने नंबर है, मैं फाइनल तक जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। तीसरा आपके मन में डाउट है कि मैम हमारे फिजिकल कब कंडक्ट होंगे और कहाँ कंडक्ट होंगे, आई मीन इसका वेन्यू क्या डिसाइड होगा, किस डेट को हमारे फिजिकल होंगे। उसके साथ ही साथ चौथा आपका ये डाउट है कि मैम हमारी ये जो भर्ती है वो कब तक कंप्लीट करवा ली जाएगी, फिजिकल में कितने स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, मेडिकल में कितने स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। इन सारे टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं वीडियो तुरंत नहीं ले पाई क्योंकि मेरी ड्यूटी लग रही थी, एक तो 26 जनवरी में और सेशन में, तो मेरी ड्यूटी कहीं ना कहीं बहुत हेक्टिक चल रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था। सो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, टाइम निकाल के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आपकी इस एग्जाम 2025 की। 2025 की अगर एग्जाम देखें, आप सब एग्जाम में अपेयर हुए हैं, मैंने आप सभी का रिव्यू देखा है, या पर्सनली कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया है कि ऐसा ऐसा इनका पेपर गया, इतने इतने इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, आपकी जो 2025 की एग्जाम ऑन एन एवरेज अगर बात करते हैं तो पिछली भर्ती की एग्जाम की तुलना में इजी बताई जा रही है। अब हालांकि कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि मैम इजी नहीं है, इसमें इजी केवल ये कह दें कि हम मैथ का लेवल काफ़ी गिरा दिया गया है, मतलब 12th लेवल से हम देखें तो 10th लेवल बेस कर दिया गया है। कुछ शिफ्टों में टफ है, मैं मानती हूँ, बाकी कुछ शिफ्टों में मैथ इजी ही था। जीके हम करें ऑन एन एवरेज इजी टू मॉडरेट थी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, हर एक स्टूडेंट 10 में से 4 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट यही कह रहे हैं कि पेपर इजी है। तो ओवरऑल बताया जाए पिछले एग्जाम की तुलना में आपका ये एग्जाम इजी है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं कि आपकी इस एग्जाम में इस बार कंपटीशन कितना है। देखो पिछली बार 32 लाख लगभग फॉर्म भरे गए थे, इस बार फॉर्म भरने की संख्या में भी गिरावट हुई, 27 लाख समथिंग आपके फॉर्म भरे गए हैं। और फॉर्म कम भरने के पीछे रीज़न ये था क्योंकि इस बार मल्टीपल वैकेंसीज आ गई थी, तो ज़्यादातर स्टूडेंट अलग अलग जगह डिवाइड हो गए थे। ठीक है, कभी भी आपकी एग्जाम का जो कंपटीशन है फॉर्म भरने की संख्या पर डिपेंड नहीं करता, ना ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैज़ अपीयर इन द एग्जाम उस पर डिपेंड करता है। आपकी एग्जाम का जो कंपटीशन है केवल और केवल सीरियस एस्पिरेंट पर डिपेंड करता है। आप समझिए इस बात को, अगर आपकी एग्जाम में 2 लाख स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं तो मुश्किल से उसमें से 60 से 80 हज़ार स्टूडेंट ही सीरियस एस्पिरेंट होंगे। बहुत कम रेशियो होता है सीरियस एस्पिरेंट का। कुल मिला के ये है कि आपके एग्जाम में सीरियस एस्पिरेंट से ही आपका कंपटीशन है, भीड़ से आपका कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं केवल और केवल उनसे आपको अपनी एक सीट फाइट करनी है, समझ रहे हो। दूसरी बात मैं कर देती हूँ आपकी इस एग्जाम के बारे में। देखो पिछली बार जब तक टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता था वो अपना एक नॉर्मलाइजेशन का एक अलग फॉर्मूला यूज करता था। अब जो एडीक्यूटी आया है, इन्होंने नॉर्मलाइजेशन के लिए परसेंटाइल फैक्टर यूज किया है। और ये फैक्टर कैसे काम करता है उसको थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करते हैं तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो एस्टिमेट नंबर कितने आ रहे बच्चों के एवरेज लो से लो, और बच्चों के एवरेज नंबर जो हाई से हाई कितने आ रहे हैं, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस रह रहा है, उसका जो आधा होता है। लाइक अभी मैं रैंक मित्रा का अगर आपको डेटा बताती हूँ जो मैंने देखा था, ज़्यादातर स्टूडेंट अपनी जो है आंसर की रैंक मित्र से चेक करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं मैनुअल कर लेते हैं। तो जितने बच्चे रैंक मित्र से करते हैं तो उसमें कम से कम नंबर आपके 45 और 40 के बीच में है, ज़्यादा से ज़्यादा 60-62 है। इन दोनों का डिफरेंस हम देखें तो 16 नंबर का है लगभग। तो 16 नंबर का आधा जो 8 नंबर है ना, 8 नंबर बढ़ेंगे आपके जिनका पेपर टफ गया, मतलब नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने की संख्या 6 से 8 है। तो जिनका पेपर टफ गया था, आप ये समझ रहे हैं कि हमारा पेपर है टफ है, इसमें नॉर्मलाइजेशन होना है, तो उसमें 6 से 8 नंबर आपके आराम से बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा नंबर कम भी हो सकते हैं, हाँ गुंजाइश हो सकती है नंबर कम होने की, क्योंकि आपने सीजल का एग्जाम देखा था, इन्होंने कंडक्ट करवाया है एडुकेटी ने, और उन्होंने अपने हिसाब से जो परसेंटाइल जो फैक्टर है उसको यूज़ किया है। ठीक है, अब तीसरा मैं बात कर लेती हूँ आपकी इस एग्ज़ाम के बारे में कट ऑफ की, क्योंकि देखो
कट ऑफ की आई थिंक आपने 1 सेंचुरी पूरी कर ली होगी। 101वीं वीडियो ये देखकर आप अपने सारे डाउट दूर कर लीजिए। सबसे पहली बात मैं आपको बता देती हूँ, आपकी ऐसी एग्जाम जो भी बेल्ट की एग्जाम है जिसमें फिजिकल भी होता है, जितना जरूरी आपका मेंटली प्रिपेयर होना है उतना ही ज़्यादा जरूरी है आपको फिजिकल प्रिपेयर होना है। तो कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, ये बात मैं आपको बार बार इसीलिए समझा रही हूँ। कुछ लोग या तो आपको बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ बताएंगे या तो आपको बहुत ही कम बताएंगे। कट ऑफ आपकी ऑन एन एवरेज एक एस्टिमेट कट ऑफ जाती है, जितनी भी आपकी वैकेंसी है उसका 12 गुना कैंडिडेट उस कट ऑफ के दायरे में आ जाए, बस इतनी ही आपकी कट ऑफ जाती है, इससे बहुत ज़्यादा नहीं जाती। ये फिजिकल की कट ऑफ की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में आपकी होती है मेडिकल के लिए कट ऑफ, यानी हम रिजल्ट की बात करें उसके बाद मेडिकल होता है। तो मेडिकल के लिए पहुंचने से पहले सबसे बड़ा बैरियर ही फिजिकल है। तो ये चाहते हैं जितनी आपकी वैकेंसी है उसका 12 गुना कैंडिडेट कट ऑफ के इस दायरे में आ जाए, फिजिकल में अपीयर हो। उसके बाद में जितने कैंडिडेट फिजिकल को पास करेंगे बाद में ही उनका मेडिकल और आगे का प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहली बात आपकी इस कट ऑफ के बारे में बताती हूँ। सबसे पहली बात तो ये देखो, पिछली बार में हमने कट ऑफ रिगार्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई थी जो कि बहुत ही सटीक थी। टचवुड 90% आपकी कट ऑफ वीडियो बिल्कुल सटीक थी, और इस बार में मैं आपको बता रही हूँ लगभग वहीं आपकी कट ऑफ रहती है। तो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, मैं आपको बताती हूँ आपकी कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की कितनी कितनी कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है। तो अभी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, अगर आप मेल कैंडिडेट है यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 68 + -2, यानी कि अगर आप यूआर के मेल कैंडिडेट है तो आप 66, 67, 68 वाली लाइन में आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। सेम हम बात करते हैं अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो 65 ± 2, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और आपके 63, 64, 65, 66 ये वाले नंबर हैं तो आप मेल हैं और आप सेफ जोन में हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी के लिए 66 ± 2, अगर ओबीसी कैंडिडेट मेल है तो 64, 65, 66 वाली लाइन में आ रहा है तो वो सेफ जोन में है। सेम हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की, 60 ± 2, अगर 58, 59 और 60 एससी कैंडिडेट मेल है तो वो सेफ जोन में है। एसटी कैंडिडेट मेल की अगर बात करते हैं तो वो 58 ± 2, 56, 57, 58 की लाइन में एससी कैटेगरी का मेल सेफ है। दूसरी ओर हम बात करते हैं फीमेल के बारे में, तो फीमेल अगर यूआर कैटेगरी है तो 60 ± 2, यानी 58, 59, 60 अगर फीमेल यूआर है तो वो सेफ है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की अगर बात करते हैं तो 56 ± 2, अगर 54, 55, 56 की लाइन में ईडब्ल्यूएस फीमेल है तो वो सेफ जोन में है। ओबीसी की अगर बात करते हैं तो 58 ± 2, यानी कि 56, 57, 58 वाली फीमेल है ओबीसी कैटेगरी से वो सेफ जोन में है। एससी की अगर बात करते हैं तो 50 ± 2, यानी 48, 49, 50 एससी फीमेल के होने चाहिए, और एसटी के 48 ± 2, यानी 46, 47, 48 एससी कैटेगरी फीमेल के यहाँ पर होना चाहिए। ऑन एन एवरेज मैं आपको एक शॉर्ट और निचोड़ बताऊं तो अगर आप 65+ हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, मेल है भाई साहब, आप सेफ जोन में हैं। ऑन एन एवरेज बता रही हूँ फीमेल का, अगर आप 55+ हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आप फीमेल हो तो आप एक सेफ जोन के दायरे में आते हो, ठीक है। ये मैंने आपको ऑन एन एवरेज बताया, बाकी +2 -2 तो होता रहता है, डजेंट मैटर, ठीक है। अभी ये तो केवल आपका आंसर की था, ठीक है। इसके बाद मैं आपको आपकी वैकेंसी का 12 गुना लगभग 7565 के लगभग 12 गुना आप 84,000 85,000 मान लीजिए, इतने स्टूडेंट को अभी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जो स्टूडेंट फिजिकल में अपीयर होते हैं तो उनके बाद में सबसे बड़ा बैरियर जो फिजिकल को क्वालिफाई करना, क्योंकि फिजिकल आपका हलवा नहीं होता भाई साहब, फिजिकल अच्छा खासा स्टैंडर्ड होता है। जहाँ तक मेरे को लगता है आर्मी के बाद में सेकंड टफेस्ट फिजिकल आपका जैसे आरपीएफ का हो गया, उसके अलावा चंडीगढ़ पुलिस का हो गया, उसके बाद में थर्ड जो टफेस्ट फिजिकल की अगर बात करती हूँ वो मुझे लगता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, क्योंकि यहाँ पर 6 मिनट का दायरा है आरपीएफ में, और जो आपका चंडीगढ़ पुलिस में है 5.5 मिनट करनी पड़ती है, बॉयज़ को 1600 मीटर, ठीक है। तो थर्ड सबसे टफ फिजिकल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही है। फीमेल की अगर बात करते हैं तो 1600 मीटर 8 मिनट में करना है, हाँ आप कर लेंगे, ठीक है। अगर आप रेगुलर है तो आप आसानी से कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके फिजिकल कब और कहाँ कंडक्ट होंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ, आपके पास इस बार भी फिजिकल के लिए बहुत ज़्यादा टाइमिंग नहीं है। जो बच्चे ये कह रहे थे कि हम आंसर के आने के बाद फिजिकल की प्रिपरेशन करेंगे, तो भाई साहब अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। मुश्किल से जन गया, आप ये मान लीजिए 15 जनवरी आज होगी, 15 दिन बचे हुए हैं जनवरी के, फरवरी के 28 दिन मान लीजिए, तो 1 महीना 45 दिन हो गए ना आपके पास में। तो फरवरी के एंड तक आते आते आपको अपनी फिजिकल की डेट देखने को मिल जाएगी, यानी फरवरी एंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से आपको अपने फिजिकल की डेट के बारे में खबरें मिलने को शुरू हो जाएगी।
सबसे पहले फिजिकल होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का, जो कि चलेगा लगभग 1 हफ्ता, 6 से 7 दिन ये फिजिकल चलेंगे। उसके तुरंत बाद आपके कांस्टेबल के फिजिकल शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी बच्चों के स्टूडेंट के फिजिकल होने होते हैं तो हम सबको ये अपडेट दे दी जाती है कि हम अलग अलग थानों से, अलग अलग यूनिट से हमें स्टाफ रिक्वायर है। तो ये 26 जनवरी के खत्म होने के तुरंत बाद ये सारी हलचल शुरू हो जाएगी। और जब भी जो भी स्टाफ वहाँ डिप्लॉय करवाया जाएगा वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का फिजिकल करवाएगा, कांस्टेबल का करवाएगा, AWO TPO का करवाएगा, मिनिस्ट्रियल करवाएगा। मतलब ड्राइवर से लेकर मिनिस्ट्रियल तक ये सारे फिजिकल है वो संलग्न चलेंगे, एक के बाद एक कंटिन्यूस, समझ रहे हो। तो आपके फिजिकल कहाँ कहाँ होंगे? आपके फिजिकल एक सेंटर आपका झड़ौदा कला है, वहाँ हो सकते हैं। एक सेंटर आपका वजीराबाद है जिसमें आपके 5 ग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद में आपका NPL भी एक सेंटर पड़ता है जहाँ पर आपके फिजिकल होंगे। तो ये 3 लगभग हम बात करें तो इन 3 सेंटर पर आपके फिजिकल हो सकते हैं। बाकी फिजिकल का क्राइटेरिया आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिजिकल के बाद में जो रिजल्ट है उसमें कितना डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो देखो ये डिपेंड करता है द अपीयरिंग स्टूडेंट हु हैव पास द फिजिकल, कितने बच्चों ने फिजिकल पास किया है। मान लीजिए आप 84,000 में से 35-40 हज़ार बच्चे फिजिकल पास कर रहे हैं। एक में मान लीजिए अगर 50% जाता है, हालांकि ऐसा नहीं जाता है, आपकी वैकेंसी का अगर आपको ठीक ठाक टाइम मिल गया तो 20% कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफाई कर पाते हैं। तो अगर 20, 25, 30 हज़ार बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं, अब उनको कितना चाहिए मेडिकल के लिए? कट ऑफ का आपकी वैकेंसी का 5 गुना, यानी 7×35 हज़ार बच्चे का वो बाद में फिजिकल के बाद में रिजल्ट में नाम देंगे ताकि उनका मेडिकल हो सके। यानी आपकी वैकेंसी का 5 गुना कैंडिडेट को वो मेडिकल के लिए पास करेंगे, उसके बाद में रिजल्ट में पास करेंगे, उसके बाद में उनका मेडिकल होगा। तो ऑन एन एवरेज मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, बहुत ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होना है आपका फिजिकल में अपीयर होना, क्योंकि अभी फिजिकल होगा तब पता चलेगा ना कि कितने बच्चे पास कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये आपकी इस वैकेंसी के बारे में अपडेट थी। दूसरा मैं आपको बात कर लेती हूँ कि आपका ये सारा प्रोसीजर देखो जल्दी जल्दी होने वाला है, क्योंकि इस बार 2026 में, यानी कि आप लास्ट ये मान लीजिए जून 26 तक जो इन्होंने टेंटेटिव डेट दी है, लगभग सभी जो भर्तियां इन्होंने रिलीज़ करी है सबकी ज्वाइनिंग करवा दे देंगे। तो बहुत ज़्यादा आपके पास टाइमिंग है नहीं, फटाफट से अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन में जुड़ जाए। इसके अलावा आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल हो जो इस वीडियो में शामिल नहीं है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, आप अभी भी मुझे बता सकते हैं अगर किसी को डाउट है कि इतने नंबर बन रहे, तैयारी करूँ या नहीं करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।